हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आज एक बार फिर से हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी फर्स्ट यूनिट जो थी वो हो चुकी है, सेकेंड यूनिट आपकी चल रही है। तो उसमें हमने शासन के अंग जो थे वो शुरू करवा दिए थे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद हमारे हो चुके हैं। और भारतीय संसद का वीडियो भी मैंने डाल दिया था जो व्यवस्थापिका में आता है। थोड़ा सा उसमें कुछ बाकी रह गया था तो वो आज देख लेते हैं अपन। ये देखिए, जैसे व्यवस्थापिका, अब व्यवस्थापिका के मैंने बताए थे कि भारत की व्यवस्थापिका को कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? भारतीय संसद। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे भारत में संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में संसद कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में इसको बहुत कार्यपालिका बोलते हैं। तो भारत की बात हो रही है, भारत में बोलते हैं संसद। अगर पूछा जाए कि संसद के सदन कितने हैं तो कितने होंगे? लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं। और अगर पूछा जाए कि संसद किन से मिलकर बनती है, किससे गठित होती है, तो संसद आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगी। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगी, संसद का गठन होगा। आर्टिकल 79 कहता है भारत में एक संसद होगी। क्या कहता है? भारत में एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगी। अब सवाल उठता है कि लोकसभा कौन सा सदन है? प्रथम सदन है। राज्यसभा कौन सा है? द्वितीय सदन है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा कौन सा सदन है तो लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। अब मैंने वैसे डेफिनेशन बता तो दी थी आपको, थोड़ी सी बता देती हूँ वैसे ही कि लोकसभा और राज्यसभा अगर पूछा जाए तो दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले लोकसभा कौन से आर्टिकल में आएगा तो आर्टिकल 81 में इसका वर्णन है। राज्यसभा कौन से में आएगा? 80 में आएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? 552 थी। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। वर्तमान कितनी है? 245 है। निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा का? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर हम सब चुनाव में भाग लेते हैं और जनता के द्वारा हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं। राज्यसभा का कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यानी कि एमएलए जो हमने चुने हैं, असेंबली में जो हमने एमएलए चुनकर भेजे हैं, वो जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। कार्यकाल पूछा जाए, कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होगा, राज्यसभा का 6 वर्ष होगा। योग्यता कितनी होनी चाहिए? यानी कि चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु 30 वर्ष निश्चित की गई है। उसके बाद गण पूर्ति, यानी कि लोकसभा का अधिवेशन चलाए जाने के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, तो इसमें मैंने एक चीज बताई थी कि ध्यान रखना, 1/10 सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चारों के अंदर कुल संख्या का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक होता है, तभी गणपूर्ति कोरम जो है वो चल पाएगा। उसके बाद सेशन, लोकसभा का सेशन कब चलेगा?
चलेगा। न्यूनतम 2 सेशन होने आवश्यक हैं साल में, दोनों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। दोनों में सेम सिचुएशन है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उसके बाद आता है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट है। उसके बाद आता है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, पदाधिकारी जो है वो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। और सेम प्रोसेस राज्यसभा में भी होता है। फिर सवाल उठता है कि इसके पदाधिकारी कौन कौन होंगे, तो लोकसभा में पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। इनका निर्वाचन आपस में ही सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अब सवाल उठता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो सभापति प्लस उपसभापति होते हैं। सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपको क्लियर है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपसभापति का निर्वाचन आपस में सदस्यों के द्वारा किया जाता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र देता है सभापति को और सभापति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति भी तो है सभापति के साथ साथ, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अब ये तो थी बेसिक चीजें लोकसभा और राज्यसभा में। अब सवाल उठता है इनके कार्य और शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले आती है विधायी शक्ति। कौन सी? विधायी। विधायी शक्ति में लोकसभा में हम देखते हैं, सबसे पहले लोकसभा की विधायी शक्ति क्या है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। लोकसभा साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। और राज्यसभा में, राज्यसभा को यह शक्ति है कि 6 माह के लिए वो विधेयक को रोक सकती है। और विरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। विरोध अगर हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला चुका है। ध्यान होगा, मैंने एक बार मौलिक अधिकारों में भी ये करवाया था, तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि जो संयुक्त अधिवेशन जो होगा लोकसभा और राज्यसभा का, उसको बुलाने की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये 3 क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जामों में समय समय पर पूछे जाते रहते हैं। तो इन तीनों को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाने की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद आती है कार्यपालिका शक्ति लोकसभा की। तो मंत्री परिषद जो होगी वो केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। फिर आता है कि राज्यसभा का क्या होगा कार्यपालिका शक्ति में। तो ये राज्यसभा केवल जो मंत्री होंगे उनसे केवल प्रश्न पूछ सकती है। यही एक अधिकार होता है कि मंत्रियों से वो उनके विभाग से संबंधित, उनकी योजनाओं से संबंधित, उनकी विचारधारा से संबंधित कोई भी प्रश्न पुट अप कर सकती है कि आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं, कौन सी योजनाएं आपके द्वारा चलाई जा रही है, विकास के लिए कितने कार्य किए जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्य उनसे पुट अप कर सकते हैं। फिर आती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति धन विधेयक तथा बजट जो है वो केवल लोकसभा में ही रखे जाते हैं। सबसे पहले साधारण विधेयक तो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक हमेशा केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा। और धन विधेयक के निर्धारण का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। फिर आता है
पास क्या शक्ति होगी, तो वो विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। अब आती है संविधान संशोधन शक्ति, कि संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो संशोधन से संबंधित जो विधेयक होगा वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है। पहले लोकसभा में भी रख सकते हैं, राज्यसभा में भी रख सकते हैं। दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो पूर्ण समझा जाएगा, लागू किया जाएगा। विरोध की स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है। संयुक्त बैठक का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं। ठीक है, अब आती है विशिष्ट शक्ति। अब विशिष्ट शक्ति में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे राज्यसभा आपके पास भारी पड़ जाएगी लोकसभा की बजाय। लोकसभा की विशिष्ट शक्ति क्या है कि जो धन विधेयक मैंने बताया था कि कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है और कौन सा धन विधेयक यानी कि आय और व्यय से संबंधित है, इस बात की जांच कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो ये तो थी लोकसभा की विशिष्ट शक्ति। उसके बाद राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति क्या है, तो सबसे पहले 3 आर्टिकल मैंने आपको राज्यसभा के बताए थे। नंबर 1 अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से अच्छे से पढ़ना है। 249 249 आर्टिकल 249 के अनुसार क्या होगा, राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को, राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। आपको पता है कि विषय जो केंद्र सूची जो होती है, संघात्मक सूची के अनुसार जो शक्तियां बांटी गई हैं, वो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 3 सूचियों में डिवाइड होती है। संघ सूची जो होती है उस पर कानून बनाने का, उन विषयों में जो विषय संघ सूची में आएंगे उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। राज्य सूची, जो विषय राज्य सूची में आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होगा। समवर्ती सूची, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। और कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो अवशिष्ट होते हैं, जिन पर भी भारत में केंद्र ही कानून बनाता है। तो यहाँ पर राज्यसभा के पास आर्टिकल 249 में ये अधिकार है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 दूसरा है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवा निर्मित कर सकती है। वर्तमान में 3 जो है अखिल भारतीय सेवाएं हमारी हैं। कौन कौन सी, IAS, IPS, IFS, ये 3 हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा और बनानी होगी तो वो कौन बनाएगा, केवल और केवल राज्यसभा के पास ही ये अधिकार है कि ये अलग से भारतीय अखिल भारतीय सेवा निर्मित या निर्धारित कर सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत, 312 के तहत। एक आर्टिकल और आता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार भी केवल राज्यसभा को ही होगा। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनको दोनों को अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिएगा, हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये तो कुछ एक मोटी मोटी चीजें थी जो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में करवा दी थी। दोबारा से बताने का मेरा कारण ये था
कि उस वीडियो में आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई थी, थोड़ी गूंज रही थी, इसलिए मैंने इनको दोबारा से आपको एक बार मोटा मोटा बता दिया है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, कि सबसे पहले आती है लोकसभा। लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होंगे, प्लस 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक विदेशी हो, उनका अलग से लोकसभा में कोटा होता है, जिसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय सदस्य। क्या बोलते हैं? आंग्ल भारतीय सदस्य। अभी पिछले साल 19 में एक्ट लाया गया है, लेकिन वो पारित नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी एंग्लो इंडियन का जो कोटा है उसको लोकसभा में समाप्त करना चाहते हैं। तो टोटल संख्या 545 लोकसभा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अधिकतम संख्या 552 थी, अब निर्वाचित यानी कि चुनाव 543 सीटों पर लड़ा जाएगा और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अब उसके बाद वर्तमान में आर्टिकल अनुच्छेद 331 के अनुसार रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर, ये 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भारतीय लोकसभा में शामिल है। रिचर्ड हे केरल के हैं और जॉर्ज बेकर पश्चिम बंगाल के हैं, तो ये अभी पर वहां निर्वाचित हैं, मनोनीत है। अब आता है कि लोकसभा में सदस्य संख्या सर्वाधिक कौन से राज्य में है, तो ये आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य संख्या जो है निर्धारित की जाती है, और वर्तमान में ये सदस्य संख्या 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। अभी तक वही चली आ रही है 1971 वाली। अगली जो होगी परिसीमन 2026 वाला, तो 2026 में नई सदस्य संख्या निर्धारित की जाएगी, सदस्यों की संख्या डिवाइड की जाएगी, तब तक 2026 तक यही सदस्य संख्या चलाई जाएगी। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में यूपी में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, राजस्थान में 25 हैं, तो जनसंख्या के आधार पर डिवाइड हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष, प्रथम की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष आयंगर। छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पुटअप किए जाते हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर, उपाध्यक्ष आयंगर थे। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। 1952 में लोकसभा का गठन किया गया। पहले आम चुनाव 51 में हुए थे ना, उसके बाद 52 में लोकसभा गठित की गई थी। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज्यादा था, कारण क्योंकि उस समय आपातकाल लागू था। ये था। अब वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष है हमारे अभी ओम बिड़ला, जो कि राजस्थान से ही हैं, आपके कोटा से सांसद हैं ओम बिड़ला। उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है ये थी लोकसभा। अब बात करते हैं थोड़ी राज्यसभा की। अगर कुछ एक पॉइंट छूट जाएगा तो वो हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे तो राज्यसभा में भी आर्टिकल 80 के अनुसार प्रावधान है कि सदस्य जो है वो 2 प्रकार के होंगे।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहले वर्तमान सभापति की बात कर लेते हैं। वर्तमान सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। उपसभापति क्या नाम है उनका? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, ये हैं वर्तमान सभापति और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अब बात करते हैं सदस्यों की। तो 238 सदस्य, आर्टिकल 80 के अनुसार 238 सदस्य क्या होंगे? ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्यों के एमएलए के द्वारा, मैंने बताया था ना कि चुनाव कैसे होगा, राज्य के एमएलए के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा 6 वर्ष के लिए चुने जाए। अगर क्वेश्चन आए कि राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो 238 सदस्य तो एमएलए होंगे, वो होंगे जिनको राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य एमएलए जो हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा 6 वर्ष के लिए चुनी जाती है। 12 सदस्य वो सदस्य होंगे जो राज्यपाल के द्वारा 12 सदस्य वो होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, में, समाज सेवा में विशेष ख्याति प्राप्त हो, यानी कि उन्होंने वहां पर अपनी ख्याति विशेष प्राप्त की हो। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर हैं, राज्यसभा के सांसद आपने देखा होगा जया बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, जयाप्रदा है, रेखा है। तो इन सब को क्योंकि इन्होंने कला में विशेष ख्याति प्राप्त की है, इसलिए इनको राज्यसभा के सदस्य चुना गया राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी व्यक्ति कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान में विशेष ख्याति प्राप्त करता है उनको 12 सदस्यों का कोटा होता है जो राष्ट्रपति चुनता है। अब आता है आर्टिकल 83 में कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद विमुक्ति या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि वही हैं, यूपी में सबसे ज्यादा है 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, राजस्थान में 10 है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, पहली बैठक 13 मई 1952 को। पहले आम चुनाव की शुरुआत 1951 में हुई थी, अप्रैल 1952 में संसद का गठन किया गया था। 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के अनुसार संसद के सदस्यों की संख्या 2026 तक परिवर्तित नहीं की जाएगी, तब तक संख्या वही रहेगी। 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्यसभा के प्रथम सभापति की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे और उप सभापति A.V. कृष्णमूर्ति थे। वर्तमान सभापति पता ही है वेंकैया नायडू और उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण
चिन्ह। अब ये चीजें थी हमारी छोटी छोटी लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड, जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं संसद में ही, भारतीय संसद में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कानून बनाना संसद का प्रमुख कार्य है। क्या है? कानून बनाना संसद का प्रमुख कार्य है। इसके लिए सबसे पहले कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। सरकार जो है वो विधायी प्रस्ताव पेश करती है और उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के बाद संसद उस पर स्वीकृति की मोहर लगा देती है। सभी विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक संसद के किसी एक सदन में सरकार या किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किए जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरकारी और दूसरे होते हैं गैर सरकारी। सरकारी विधेयक हमेशा मंत्री रखते हैं। विधेयक सरकारी होंगे और दूसरे गैर सरकारी। सरकारी मंत्री रखते हैं और गैर सरकारी सदस्य रखते हैं। लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, उनमें से जो मंत्री होते हैं वो सरकारी विधेयकों को संसद में रखते हैं और गैर सरकारी जो विधेयक है उनको सदस्य रखते हैं। अब सरकारी विधेयक भी दो प्रकार के हो गए। सरकारी विधेयक कौन कौन से? दो प्रकार के, साधारण विधेयक और दूसरा सरकारी विधेयक। एक तो हो गया साधारण विधेयक और दूसरा हो गया धन विधेयक। अभी मैंने बताया था कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जा सकता है। तो सरकारी विधेयक भी दो प्रकार के हो गए। विधेयक को प्रत्येक सदन में 3 चरणों से गुजरना होगा। ये जो विधेयक होंगे इनको दोनों सदनों में से 3-3 चरणों से गुजरना होता है। अब पहला चरण देख लीजिए क्या है। पहला चरण, सबसे पहले क्या किया जाएगा कि विधेयक को रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक को रखा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे चरण में क्या होगा? बहस होगी, जांच होगी, संशोधन होगा। उस विधेयक के ऊपर बहस, जांच, संशोधन, फिर उसके बाद एक समिति भी बनाई जाएगी। उसके लिए समिति का निर्माण, फिर राज्यों की राय जानी जाएगी। राज्यों की राय। अब तीसरा चरण कौन सा है? ये तो था पहला चरण। दूसरा चरण, तीसरे में क्या होगा? मतदान किया जाता है। मतदान किया जाता है। ये 3 चरण हो गए। पहला चरण, विधेयक को रखा जाएगा संसद में, किसी भी सदन में, और दूसरे चरण में क्या होगा? उस विधेयक के ऊपर बहस होगी, उसकी जांच होगी, उसमें संशोधन किया जाएगा। उसके लिए कुछ व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाएगी और फिर राज्यों की राय जानी जाएगी और फिर उसके बाद कितने व्यक्ति उसके पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में, इस बात का जायजा मतदान द्वारा किया जाएगा। सेम यही प्रोसेस दूसरे सदन में भी, मान लीजिए लोकसभा में ही प्रोसेस चला है तो राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है।
तो ये प्रोसेस था। उसके बाद धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अब बात करें धन विधेयक की, तो आय और व्यय से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 110 में आय और व्यय से संबंधित, ठीक है। अब दो चार चीजें और हैं इसमें छोटी छोटी। संसद के अंदर ही, ये तो थी भारतीय संसद में कानून बनाने का प्रोसेस क्या होगा, तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब उसके बाद दो चार चीजें और इसमें छोटी सी हैं। देखिए कि अगर कोई व्यक्ति यदि संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर संबंधित जो अध्यक्ष है उसको सूचित करना पड़ेगा, अन्यथा राज्यसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई सांसद, दूसरा फैक्ट क्या है कि अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। लगातार 60 दिन तक कोई भी सांसद, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, संसद में अनुपस्थित है बिना सूचना के, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। अब बात करें सेशन की कि संसद में सेशन कौन कौन से चलते हैं, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट भी बताते हैं जिसको बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक का टाइम होता है। सबसे महत्वपूर्ण सत्र क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। दूसरा मानसून सत्र, मानसून सत्र का समय होगा जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा शीतकालीन सत्र, नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में चलता है। अब एक चीज है सत्रावसान, इसे बोलते हैं सत्र की समाप्ति का अधिकार। सत्रावसान या सत्र की समाप्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और सदन को स्थगित करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष के पास होता है। अब ये छोटी छोटी चीजें थी भारतीय संसद की जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। बाकी अब पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर कोई और भी टॉपिक रह जाता है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो राज्यों की कार्यपालिका चलाई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो न्यायपालिका है वो आपको बाद में कराएंगे, पहले राज्य कार्यपालिका पढ़ेंगे। तो राज्य कार्यपालिका में सर्व प्रमुख राज्यपाल का वीडियो हमारा अगला होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।